नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 25 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय मामलों में। सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, यानी सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? 24 जून 2021 को। किसके द्वारा यह निर्मित है? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह कहां पर इसका परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर रेंज से, यही पूर्वी तट पर स्थित है। और यह 8वां परीक्षण उड़ान था। सबसोनिक मिसाइल निर्भया की जो पहली टेस्टिंग 2003। और दोस्तों, निर्भया इज ए लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप बाय DRDO। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि यह डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों, इसकी जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर है। और यह टू स्टेप यानी टू स्टेज मिसाइल है एंड कैन हिट मल्टीपल टारगेट इन सिंगल फ्लाइट। द मिसाइल मेजर 6 मीटर इन length and 0.52 meter in width, 2.7 meter in wing span and weight about 1500 किलोग्राम। और यह जो भारत की निर्भया मिसाइल है, इसकी तुलना अमेरिका के टॉमहॉक और पाकिस्तान के बाबर मिसाइल से की जा रही है। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स अप टू 300 kg and equipped with state-of-the-art technology. Nirbhaya can be launched from surface, air and underwater submarines. ये ध्यान रखेंगे तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी इंडक्टेड इनटू नेवी फ्लीट नेक्स्ट ईयर, यानी भारतीय रक्षा मंत्री ने बताया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसको IAC कहेंगे यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको 2022 में शामिल किया जाएगा। और वो भी भारत के 75वीं आजादी का तोहफा होगा, यह ध्यान रखेंगे। और इसका नाम होगा INS विक्रांत, जिसे IAC-1 या INS विक्रांत के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। वहीं पर हमारे देश के रक्षा मंत्री ने दौरा किया है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं। इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। कौन इसको जो है कहां बनाया जा रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है, ठीक। और इसे कब शामिल किया जाएगा? 75वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता की, यानी 2022 में। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। चाइना रेडी टू रन फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन तिब्बत। तिब्बत में जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने को तैयार हो गया है चीन। इससे भारत के खासकर LAC रीजन में फिर से गहमा गहमी मच गई है। तो चाइना इज प्रिपेयरिंग टू रन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन द रिमोट हिमालयन रीजन ऑफ तिब्बत दैट विल कनेक्ट द प्रोविंस कैपिटल लासा। लासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। विद द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट न्यांगची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से इसको कह सकते हैं। तो यह रणनीतिक रूप से जो नियंगची जो है, नियंगची ऑन द तिब्बत बॉर्डर नियर अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारे भारत में जो कह सकते हैं ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहीं पर। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दैट 435.5 किलोमीटर Lhasa Nyangchi section under the Sichuan Tibet Railway will be inaugurated on 1st July ahead of the centenary year of the Communist Party of China, जिसे CPC कहते हैं। तो उसके शताब्दी समारोह पर उद्घाटन किया जाएगा। तो दिस रेलवे स्टेज सेक्शन कैन
proved to be important for China in term of military transport। यानी यह रेलवे सेक्शन जो है सैन्य परिवहन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। दिस सिचुआन तिब्बत रेलवे इज द सेकेंड रेलवे लाइन इन तिब्बत। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज क्विंघाई तिब्बत, ये ध्यान रखेंगे। और द सिचुआन तिब्बत रेलवे विल बी द सेकेंड रेलवे इनटू तिब्बत आफ्टर द क्विंघाई तिब्बत रेलवे। तो इट will go through the southeast of the Qinghai Tibet Plateau, one of the world's most geologically active areas। तो यह कह सकते हैं भूगर्भीय दृष्टिकोण से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। The Sichuan Tibet Rail route will start from Sichuan capital Chengdu, ये ध्यान रखें सिचुआन प्रांत है, वहां की जो कैपिटल है चेंगदू, एंड पास थ्रू यान एंड इंटर तिब्बत, यान होते हुए यह तिब्बत में प्रवेश करती है। तो थ्रू तिब्बत इट विल go till Chamdo। This will reduce the journey from Chengdu to Lhasa 48 hours to 13। सोचिए जो 48 घंटे लगते थे अब 13 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। तो ये नियांगची मेंडोंग प्रांत का यह शहर है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। यही कारण है कि सामरिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रेल सुविधा को भी कह सकते हैं कि काफी इसका सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। और इस तरह से भारत और अरुणाचल प्रदेश, हालांकि चीन ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश का जो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया उससे भारत ने मजबूती से उसे खारिज किया, नहीं ये हमारा अभिन्न क्षेत्र, और तुरंत जो है चीन को जवाब दिया। लेकिन इस तरह की यह जो हरकतें चीन कर रहा है वो डेवलपमेंट करे, अपने अंदर में करे, लेकिन भारत के क्षेत्रों को, भारत की संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास ना करे। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरा, FATF डिसीजन ऑन पाकिस्तान। दोस्तों आज बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, आज शाम तक आएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि FATF है क्या। इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम ना उठाने की वजह से पाकिस्तान 2018 से ही लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। अब उसके ऊपर जो है ब्लैक लिस्ट का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि 27 पॉइंट्स में 26 बिंदुओं पर काम कर लिया है, ऐसे में उसे ग्रे लिस्ट से हटाना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो उसमें मेंबर्स हैं वह खुश नहीं हैं। 5 में से 4 मेंबर हैं, यानी 4 of the 5 countries involved in the meeting in Paris are not happy with Pakistan action। तो in a such situation there is little chance of getting relief for पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान को राहत मिलने के आसार कम दिख रहे हैं। वैसे भी इमरान खान के न्यू पाकिस्तान कंगाली की ओर वैसे ही बढ़ रहा है। ऐसे में अगर यह घटना हो जाती है, अगर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उससे विश्व वैश्विक जो सहायता है वह मिलना बंद हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, ये सारी संस्थाएं और बहुत सारे देश उसको जो वित्तीय सहायता देते हैं वह बंद कर देंगे। तो FATF कह सकते हैं टेक्स टू डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान, देन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू सफर। अगर वह कह सकते हैं कि कड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ ले लिया FATF ने, तो पाकिस्तान पूरी तरह से बहुत बुरी स्थिति उसकी हो जाएगी। मार्च 2021 तक FATF ने नॉर्थ कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। तो अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो ब्लैक लिस्ट में 2 ही देश हैं, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो ब्लैक लिस्ट जो है ये FATF ने 2000 में जारी की थी, उसमें 15 कंट्रीज को रखा था, इसमें हमारे भारत और अमेरिका को भी रखा था, लेकिन अब नहीं है। अब इस समय मात्र 2 ही देश हैं, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। एज of December 2020 FATF has placed a total 15 country ग्रे लिस्ट में, यानी FATF ने 15 देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे, सीरिया, म्यांमार, घाना, कंबोडिया, युगांडा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको ग्रे में क्यों डाला, ब्लैक में क्यों डाला। तो ये देश ऐसे हैं कि अपने देश में आतंकवादी फंडिंग, टेरर फंडिंग, इन सब को ये लोग पक्ष पोषित कर रहे हैं, वहां पर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इफ पाकिस्तान कंटिन्यू टू रिमेन इन दिस लिस्ट इवन फर्दर, इट विल फाइंड इट
difficult to get help from the World Bank, International Monetary Fund or even and European Union. इन सब की सहायता मिलना खत्म हो जाएगा। कई देश पाकिस्तान से आर्थिक मदद पाकिस्तान को नहीं मिलेगी कई देशों से। तो ये FATF है क्या? इसका फुल फॉर्म याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। या कई देशों का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एस्टैब्लिश इन 1989 और यह जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, दुनिया भर के देशों के लिए फंड को लेकर कई नए नियम बनाती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, इन सब पर अंकुश लगाती है। तो यानी इस संस्था ने, दिस इंस्टीट्यूशन हैज सेट स्टैंडर्ड अगेंस्ट टेरर जो है फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंट्रीज अंडर इट ऑपरेट। और दोस्तों इसमें 39 मेंबर हैं, जिसमें 37 देश हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। भारत इसका सदस्य है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग इन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये जो जलवायु परिवर्तन है, कपास की खेती के लिए खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 तक भारत सहित दुनिया के आधे से ज्यादा कपास उत्पादक क्षेत्रों का जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक फ्लड, ड्रॉट। यह सब इस फसल को प्रभावित करेंगे। ऐसा कहां से पता किया गया है? तो दिस इंफॉर्मेशन हैज कम आउट इन द रिपोर्ट रिलीजिंग बाय द कॉटन 240 इनिशिएटिव। यानी इनिशिएटिव जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात पता चल रही। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट विल अफेक्ट ऑल मेजर cotton producing countries of the world like India, America, China, Brazil, Pakistan, Turkey, and all these countries will be forced to face threats like flood, drought, storm. इन सब की वजह से इस कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। इन सब में जो बहुत ज्यादा इट विल हैव द मोस्ट इंपैक्ट ऑन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, सूडान, इजिप्ट। इजिप्ट का कपास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। साउथ एंड वेस्ट एशिया, इन सब देशों में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कपास का जो कुल मार्केट है, अब देखिए 90,000 करोड़ का वर्ल्ड में मार्केट है। अब इस तरह से अगर बात की जाए तो 75%, थोड़ा सा इसको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि 75% से ज्यादा क्षेत्रों में कपास पर गर्मी का दबाव बढ़ गया है, और जबकि 5% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। तो 40% कपास उत्पादक क्षेत्रों में पैदावार का मौसम घट जाएगा, जिसका मुख्य कारण क्या होगा? टेम्परेचर है, जिसकी वजह से यह घटनाएं हो रही हैं। तो 50% कपास क्या है? सूखे का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इस पर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से 60% कपास बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो है प्रभावित, 10% स्टॉर्म के कारण प्रभावित होंगे। तो इस तरह से कपास का जो कुल कारोबार है 90,000 करोड़ का है, जो विश्व के कुल कपड़े से जुड़ी कच्ची माल की 31% जरूरत को पूरा करता है। और यही नहीं, not only this, it is the mean of livelihood of about 35 करोड़ people। विश्व के 35 करोड़ लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। इसकी खेती पर 90% से ज्यादा किसान छोटे हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर कपास उगाते हैं, और इसका कुल वार्षिक आर्थिक प्रभाव करीब 45 लाख करोड़ का है। और भारत में आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र है कपास का मेन जो है महाराष्ट्र, गुजरात। क्यों यहीं पर है? तो दोस्तों क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहां पर लावा निकला मैग्मा के रूप में, और दिस बेसाल्टिक लावा इज चेंज इन ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो कपास के लिए काली मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है। यही कारण है कि मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई को भारत की कोटोनोपोलिस कहा जाता है। कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया किसको? मुंबई को कहते हैं। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह याद रखना, यहाँ तमिलनाडु में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसी तरह से कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर
कहा जाता है। यह ध्यान रखें, यहाँ 13 कॉटन मिलें हैं, यहाँ पर 91 कॉटन मिलें हैं, यहाँ 60 हैं, यहाँ 67 कॉटन मिल्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन टन ऑफ कॉटन इज प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो यह जो है फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर इस पर अब सोचिए, भारत सबसे ज्यादा उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अमेरिका का है 955 किलोग्राम, चीन का 1764 किलोग्राम, वहीं भारत में इसकी पैदावार 454.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल पर्सनल न्यूज में। तो सीनियर मनोचिकित्सक प्रतिमा मूर्ति बनी निमहांस की निदेशक। यह देख सकते हैं इनको कि यह इनकी जो नियुक्ति है 2026 तक इस पद पर रहेंगी। कहां, कौन सा पोस्ट है? तो डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसे निमहांस कहा जाता है, तो उसका निदेशक इन्हें बनाया गया है। 2021 का इन्हें WHO के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों निकोल, यह जो है पाशियान्स जो है अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया कंट्री है, इसकी कैपिटल येरेवन है। तो इन्होंने 53.92% वोट के साथ आर्मेनियाई संसदीय चुनाव जीता है। इनके जो इनके बाद जो थे पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन को नवनिर्मित आर्मेनियाई अलायंस पार्टी का कुल वोट का 21% के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो इस तरह से ये देख रहे हैं ना, अजरबैजान यह जो है नगार्नो काराबाख, ये बहुत दिन तक चला था, बाद में इस पर शांति स्थापित किया गया दोनों देशों के बीच। यहाँ पर भी अजरबैजान का कब्जा है, इधर है ही, यह आर्मेनिया पतला सा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच में ही ये दोनों देश हैं। ईरान को भी स्पर्श कर रहा है, टर्की को भी कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं जॉर्जिया है यह, लेकिन इधर अजरबैजान वाला क्षेत्र है। तो यह पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और यह इसमें 21 राजनीतिक दल थे, लेकिन यही 2 मेन राजनीतिक दल माने गए। अब बढ़ते हैं पुस्तकें एवं पुरस्कारों में। एनटीपीसी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर इन 2021। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट फॉर द 15th ईयर इन ए रो। यानी 15वें साल कार्य करने के लिए ग्रेट वर्क प्लेस के रूप में इसे मान्यता दी गई है। एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र पीएसयू है। और इस साल एनटीपीसी 38 स्थान पर है, जबकि पिछले साल 47 रैंक पे था। तो इस तरह से यह जो है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की अपनी पहली मान्यता भी इसने जीती है 2021 की। और एनटीपीसी इज ए महारत्न कम्युनिटी एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और पीएसयू ने 2021 में यानी मार्च में ही, अभी हाल ही में CII HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड भी जीता है। यह देश में लोक प्रबंधन के क्षेत्र का हाईएस्ट अवार्ड है। और दोस्तों द ग्रेट प्लेस वर्क टू सर्टिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एंड इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड in identifying and recognizing great workplace with high trust and high performance culture। यह ग्रेट प्लेस टू वर्क को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। और एनटीपीसी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और MD हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और जो है फिनांस रिलेटेड न्यूज में। तो NSDC इसको कहेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड व्हाट्सएप लॉन्च डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो द एम ऑफ विच इज टू ट्रेन द यूथ ऑफ इंडिया इन डिजिटल स्किल्स सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके, इसीलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड व्हाट्सएप ने यह ज्वाइंट वेंचर में शुरू किया है यह डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। Through this program, school and university students will be trained to assimilate digital and online skills, enabling WhatsApp and NSDC to provide digital skill champion certification. This partnership identified
टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। इसका जो याद रखेंगे, व्हाट्सएप डिजिटल स्किल एकेडमी एक को कहेंगे, दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एज वेल एज व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन। तो यह जो पार्ट ऑफ जो ये डिजिटल स्किल्स एकेडमी है व्हाट्सएप, इसके तहत जो है हिस्से के रूप में टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में युवा वयस्कों को डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन प्राइवेसी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको ट्रेन किया जाएगा। द इनिशिएटिव विल स्टार्ट विथ ए पायलट इन 50 कैंपसेस अक्रॉस 5 स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में शुरू किया गया है। और पीएम कौशल केंद्र विल organize WhatsApp training session to familiarize the trainers with the WhatsApp business app। यह जो है इन लोगों के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए लॉन्च किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट न्यूज में आते हैं, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप यानी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप के पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हमारे देश के सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि अभिषेक वर्मा फाइनल में 5th रैंक पर रहे हैं, 5वें स्थान पर रहे हैं। और सौरभ चौधरी ने क्वालिफाइंग दौर में 581 स्कोर किया था, जबकि फाइनल में उन्होंने मात्र 220 का स्कोर किया। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, पहले नंबर पर जावेद हैं, दूसरे पर हैं दामिर, तीसरे नंबर पर सौरभ चौधरी हैं 220 अंकों के साथ। फिर यहीं पर आप देखिए 5वें नंबर पर अभिषेक वर्मा है। तो तीसरा और 5वां याद रखिएगा। और अन्य खिलाड़ियों में भारत के जो महिलाओं में मनु भी जो है 7वें स्थान पर रहीं, इला वेनिल अंतिम पायदान पर रहे, मतलब फाइनल में जगह बनाने में असफल रहीं। तो इसलिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दीपक कुमार, दिव्यांश सिंह, महिलाओं में अंजुम मोदगिल, अपूर्वी चंदेला, इवा लेनिल वलारिवान का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। तो इस तरह से याद रखेंगे, इन लोगों के नाम भी कभी कभी मिलान करने को आ जाते हैं। और कितने मीटर में है? 10 मीटर एयर पिस्टल। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड विटिलिगो डे है। इसमें जो है त्वचा पे सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाता है। यह प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। इसको ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड वाइड अराउंड 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम दिस रेयर कंडीशन। इसमें वही क्या होता है, मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा कैंसर या त्वचा में सफेद जो है स्पॉट पड़ जाते हैं, मेलानिन की कमी के कारण विटिलिगो होता है। और पहला विश्व विटिलिगो डे 2011 में मनाया गया था। और अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर, यानी क्या है, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया के लगभग 90% माल व्यापार जहाजों द्वारा ले जाया जाता है और इन जहाजों के पीछे समुद्री नाविक होते हैं। तो यह जो है मनाया जा रहा है, इस बार का जो थीम है यह याद रखना, सीफर्स एट कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। और यह 2010 में नामित किया गया था। 2011 से यह ऑनलाइन दिवस मनाता है, ये ध्यान रखेंगे। द थीम वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू इनवैल्यूएबल रोल दैट सेलर्स play now and will continue to play in the future enhancing the visibility of seafarers। तो याद रखेंगे इसको। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक से संबंधित तथ्य। हालांकि यह पूरे नहीं है, एक और क्लास इसके लिए लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में यह 776 ईसा पूर्व यूनान ग्रीक के ओलंपिया शहर में आयोजित किया गया था। बाद में 394 ईसा पूर्व में याद रखेंगे रोम के राजा थियोडेटियस ने आदेश पर इस आयोजन को बंद कर दिया गया। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसाने में है, बता चुका हूं। इस समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं, जो कि अपनी आयु के 70 वर्ष तक रहेंगी, इससे जुड़ी रहेंगी मेंबर। फिर फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से 1894 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर से शुरू हुआ और उसके बाद से एवरी 4 ईयर में यह शुरू किया गया। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जमशेदजी टाटा
को बनाया गया था। लैटिन भाषा में सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये 3 ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव्स थे। दे वर कंपोज बाय फादर डिंडोन, याद रखना, इन 1897। इसका अर्थ ही है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी फास्ट, हाई एंड स्ट्रॉन्ग। These were presented at the 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स। तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था इसे। और इन द मार्च पास्ट ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम, द टीम फ्रॉम ग्रीस स्टे एट द फ्रंट वाइल द होस्टिंग टीम रिमेन्स फर्देस्ट बिहाइंड। यानी ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे रहती है, और जो मेजबानी जो देश करता है उसकी टीम सबसे, जैसे अब इस बार का टोक्यो में हो रहा है तो सबसे पीछे टोक्यो की टीम रहेगी, और ये अल्फाबेटिकल किया जाता है। तो द बर्निंग ऑफ द ओलंपिक टॉर्च वाज स्टार्टेड विद द 1928 एम्स्टर्डम, हाँ, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक से ओलंपिक मशाल के आधुनिक स्वरूप को अपनाया गया। और दोस्तों, यह जो है यूनान में ओलंपिया शहर है कि हेरा मंदिर है, वहां की सूर्य की किरणों से इसे जलाया जाता है और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा यह आयोजन स्थल तक लाई जाती है। 1913 में बैरोन जी कोबार्टिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। इसके बाद 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया। दिस फ्लैग वाज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1920 एंटवर्प, जो बेल्जियम है, याद रखना, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ओलंपिक गेम्स में फहराया गया। और इस ध्वज का बैकग्राउंड सफेद है, जिन पर 5 रंगों लाल, नीला, हरा, पीला और काला 5 वक्र एक दूसरे को काटते हुए अंकित हैं। तो इसमें जो है ये 5 महाद्वीपों को, जैसे पीला एशिया, काला अफ्रीका, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, नीला यूरोप को, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नॉर्मन प्रिचार्ड भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले एंग्लो इंडियन एथलीट थे। उन्होंने 2 रजत पदक जीता, याद रखेंगे, ये भी बात करें, पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया था 1900 में। फिर ओलंपिक खेलों में मस्कट शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी। इसी तरह से टीवी पर ओलंपिक खेलों का जो विस्तृत प्रसारण हुआ था 1960 से रोम ओलंपिक से शुरू किया गया था। इसी तरह से 11 इजरायली एथलीट वर किल इन पैलेस्टीनियन टेररिस्ट अटैक ड्यूरिंग द 1972 म्यूनिख, ये जर्मनी में है, म्यूनिख में जो है वहां पर इजराइल 11 एथलीट इजरायली मारे गए थे। फिर वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम बिगन इन द ईयर 1900, 1900 से महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। मैरी लीला राव बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। ये सब फैक्ट थे। एक और क्लास, बहुत सारे फैक्ट हैं अभी ओलंपिक से संबंधित। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मिली, रुपिंदर कौर, आयशा रहमान, ज्योति गर्ग, मंटू कुमार, एस कुंदन, साई तेजा डुग्गी, रेनू बाला, संदीप कुमार, उज्जवल चौबे, आदिल खान, देबरनाब मजुमदार, श्रवण खालिंग, सूरज उपाध्याय, विनोद जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, अंकिता राठौर, एकता, नाइम अंसारी, मोहम्मद हसन, मोनिका तिवारी, आकाश वरुण, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, विच सब सोनिक क्रूज मिसाइल हैज बीन टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया? निर्भय, निर्माण, सागर, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन नेटवर्क इज बीइंग इनिशिएटेड बाय चाइना इन द रिमोट हिमालयन रीजन ऑफ तिब्बत? सिचुआन तिब्बत रेलवे, क्विंघाई तिब्बत रेलवे, ल्हासा रेलवे या पोटाला रेलवे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एस्टैब्लिश्ड? 1988, 1989, 1990 या 1991? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? रेड एंड येलो सॉयल, ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल, लेटेराइट? इसको बेटा पीली कर लेना, सॉरी यहाँ पे, हाँ पीली मृदा, लाल में पीली मृदा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया? आर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? निकोल पशिन्यान, रॉबर्ट कोचरियान, आर्मेन सरगस्यान एंड सर्ज सरगस्यान।
इनमें से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीएसयू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रेट प्लेस टू work by the Great Place to Work Institute for the 15 year in a row. NTPC, NHPC, ONGC, Oil India. And next question है who among the following Indian shooter has won a bronze medal in the ISSF Shooting World Cup? तो सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, दीपक कुमार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर ऑब्जर्व? 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून या 25 जुलाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड विटिलिगो डे ऑब्जर्व? 23 जून, 24 जून, 25 जून एंड 26 जून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हु हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? टीना अंबानी, स्वाति पीरामल, नंदिनी पीरामल या नीता अंबानी। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर देना है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।